सर, आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और वो बहुत चौंकाने वाला परिणाम था। लोगों को जिस तरह से उम्मीद थी, उस तरह का परिणाम नहीं आया। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हार के मायने और कारण कैसे देखते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी और आंदोलन की पार्टी के साथ में सबसे बड़ी सीमा ये थी कि उस पार्टी की अपनी बहुत स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। जब विचारधारा नहीं होती है ना, तो आप व्यवहार की पार्टी बन के रह जाते हैं और धीरे-धीरे आपके व्यवहार की कई सीमाएँ प्रकट हो जाती हैं। वही सीमाएँ प्रकट हो गई। एक नेता है, नेता के द्वारा कई वादे किए गए, वादों पे लोगों ने यकीन किया क्योंकि वो आंदोलन से उपजा था। लेकिन उसके अंदर की सच्चाई लोगों को किस और तरीके से दिखने लगती है जैसे-जैसे समय बीतता है। मोह की एक मियाद होती है, मोह टूट गया। और भी कई सारे कारक आपको दिखाई देंगे इसमें कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियाँ जब आपस में लड़ रही होती हैं, तो जब दोतरफा चुनाव होता है, तो आपका वोट बैंक कुछ और होता है, जब त्रिकोणीय हो जाता है, चतुष्कोणीय हो जाता है, तो वोट बैंक कुछ और हो जाता है। आप ये भी देख सकते हैं कि अभी के डेट में जो चुनाव के परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है एमसीडी का इलेक्शन का। जब तक कि एमसीडी बीजेपी के पास में हुआ करती थी, केजरीवाल जी के लिए एक शील्ड हुआ करता था कि जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसके लिए बीजेपी दोषी है। जब केजरीवाल जी ने एमसीडी जीत लिया, तो शील्ड उतर गया। फिर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जिस मुद्दे पर उनको सबसे निचले तबके के लोग, गरीब लोगों का वोट मिलता था, उस मुद्दे पर अब पार्टियों ने ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मिटी डेवलप कर दिया है कि आप सबसे गरीब तबका के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या-क्या देने वाले हैं। जो आप देने वाले हो, वो हम भी देने वाले हैं। तो डिफरेंशिएटर खत्म हो गया। डिफरेंशिएटर जब खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद शुरू होता है कि आप सबसे निचले तबके के अलावे के जो तबके के लोग हैं, उन तबका के लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए क्या कर रहे हो। केजरीवाल जी के साथ में सबसे बड़ा लिमिटेशन हो गया कि दिल्ली के ग्रोथ से जोड़कर उनको देखा ही नहीं जा रहा था। उनको देखा जा रहा था सिर्फ और सिर्फ सबसे नीचे के तबके के लोगों के लिए वेलफेयर के स्कीम के रास्ते और उस तरह की स्कीम को अब कोई पार्टी काउंटर कर ही नहीं रही है। तो फिर उनके सामने जो खड़ी पार्टी है, वो जो ग्रोथ की बात करती है, वो जो गवर्नेंस की बात करती है, वो ज़्यादा बड़े तबके को अपने साथ खींचने में कामयाब होगी। सर, अरविंद केजरीवाल भी अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाए, हार गए। पर अरविंद केजरीवाल एक ब्रांड थे। इस ब्रांड का अंत होते देखते हैं आप? निश्चित तौर पर। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल का जो ब्रांड था, उस ब्रांड के पीछे कुछ एक इमेज काम कर रहा था। एक इमेज ये था कि अरविंद केजरीवाल अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेकर आए हैं। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जिसमें कि पूर्ण ईमानदारी है। पूर्ण ईमानदारी की जो राजनीति थी, वो इनके ऊपर लगे हुए आरोपों के कारण धूमिल हो गई। अरविंद केजरीवाल का मतलब है कि एक गरीब आदमी की तरह दिखने वाला, एक आदमी जो कि शर्ट भी टक नहीं करता है, मफलर लपेटा हुआ आदमी, उस आदमी ने जब शीश महल बना दिया, तो सादगी का जो इमेज था वो खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल का मतलब है कि हम सबसे पूछ के करेंगे। मतलब हम राजनीति में ऑटोक्रेट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पार्टी के अंदर क्या हुआ कि निकाल दिए जाते हैं योगेंद्र यादव, निकाल दिए जाते हैं प्रशांत भूषण, निकाल दिए जाते हैं आनंद कुमार जी। तमाम प्रकार के लोग जो इनके साथ जुड़े थे अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के ख्याल से, उनके निकल जाने से डेमोक्रेसी इन पार्टी खत्म होके ये आप कह सकते हैं कि मैंने आपको हरा दिया। केंद्र सरकार और एलजी के साथ जो द्वंद रहा, पूरे आप देखिए कि 12 साल लगभग शासन आम आदमी पार्टी का रहा और इधर तो लगातार एलजी और केंद्र सरकार से आम आदमी पार्टी लड़ती ही दिखाई दी। वो कितना बड़ा कारण बना इस हार का? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भाजपा की ओर से जो नारा दिया जाता है कि हम डबल इंजन की सरकार चलाएँगे, मैं इस नारे से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि डबल इंजन हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के लिए कोई शर्त वगैरह नहीं होना चाहिए। केंद्र की सरकार की ओर से केजरीवाल जी को कोई आइडियल सपोर्ट मिला, मैं ऐसी बातें तो नहीं मानूँगा। केंद्र की सरकार का रवैया भी डिसरप्टिव रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि केजरीवाल जी का उसके प्रति क्या रवैया रहा? क्या उन्होंने केंद्र की सरकार के साथ में रचनात्मक संबंध बनाकर उनसे जितना संभव है उतना लेने का प्रयास किया? तो मुझे लगता है कि इन्होंने भी उसको वो एक मुद्दा ही बनाने में ज़्यादा रुचि दिखाया, कि हर जगह बस ये कि मुझे तो जी सरकार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं तो जी
अपनी ओर से बेस्ट कर रहा हूं, लेकिन सरकार दिल्ली का विकास नहीं चाहती है। तो मुद्दा बनाने की कोशिश दोनों तरफ से हुई, इसके चक्कर में दिल्ली पिछड़ रही थी। केजरीवाल जी के बारे में ये परसेप्शन ज्यादा बन गया कि ये काम करना जानते ही नहीं है और ये सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानते हैं। ये एजिटेटिव पॉलिटिक्स करने से पैदा हुए हैं और वो एजिटेशन तक ही इनको आता है, उसके आगे शासन का क्राफ्ट इनको नहीं मालूम है। खास तौर पे हम देखते हैं कि इसको लेकर चर्चा दिल्ली के इस चुनाव में इस बार खूब हुई कि जब वो शीला दीक्षित हुआ करती थी चीफ मिनिस्टर, तो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और वाजपेयी जी के साथ में उनका पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था। बावजूद इसके उन्होंने वाजपेयी जी के साथ में कंस्ट्रक्टिव रिलेशन बना के उन्हीं के काल में दिल्ली के विकास की कई सारी योजनाएं लागू कर दी। तो ये केजरीवाल जी के ब्रांड को हैम्पर करने वाला एक एडिशनल फैक्टर बन गया। सर, आम आदमी पार्टी का भविष्य अब क्या होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश करेगी जैसे शिवसेना को तोड़ा? साथ ही साथ आप इसको पंजाब की सरकार को लेकर कैसे देखते हैं जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ऑफिशियल लेवल पर तो आज की डेट में भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटस अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो उनका बैस्टिल, उनका दुर्ग तो दिल्ली में ही था ना, और दिल्ली का उनका दुर्ग टूट गया। रही बात दिल्ली से बाहर गोवा और गुजरात की, तो गोवा गुजरात में वो फोर्स ही नहीं है, आज है कल नहीं है। तब बात आती है कि क्या पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ने की भी कोशिश की जाएगी? रियल पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है, लेकिन यदि मैं उसी रियल पॉलिटिक्स की अपनी समझ के आधार पर बोलूं तो मैं कहूंगा कि भाजपा नहीं चाहेगी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी टूटे। भाजपा खुद नहीं चाहेगी, क्योंकि भाजपा को यह लगता है कि आम आदमी पार्टी की तुलना में ज्यादा तगड़ी विपक्ष कल को कांग्रेस बन जाएगी यदि हमने आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया। तो वो चाहेगी कि मरती हुई आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिंदा रहे और उसी आम आदमी पार्टी को वो पंजाब में तोड़ना चाहेगी। दिल्ली में उसको बचा के रखना चाहेगी और पंजाब में तोड़ना चाहेगी। मुझे लगता है कि भाजपा का तो रवैया ऐसा ही होगा। सर, आज जब काउंटिंग हो रही थी तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया, उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, और लड़ो आपस में। क्या मायने है, क्या संदेश है? मतलब उनका ये कहना है कि इंडिया ब्लॉक जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस तरीके से ही उसको विभिन्न विधानसभाओं का चुनाव भी लड़ना चाहिए। यदि नहीं लड़ेंगे तो भाजपा विरोधी वोट यदि बटेगा तो आपस में इनके बीच में वोटों के विभाजन से भाजपा को बहुमत मिल जाएगा। महत्व तो इस बात का है कि उनके स्टेटमेंट को हम आगे की संभावना से जोड़कर यदि देखें तो मैं समझता हूं कि इंडिया ब्लॉक बेसिकली दिल्ली चुनाव के पहले ही ऑलमोस्ट टूट चुका है। आप यदि गौर करके देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव के वक्त में भी इंडिया ब्लॉक ने कहां पर काम किया था? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यही 4 राज्य थे जहां पर वो कारगर था। बाकी सब जगह वो सिर्फ नाम का था। यहां तक कि बिहार में आप देखेंगे वो नाम का ही था। आपस में खूब कॉन्फ्लिक्ट रहा चुनाव के दौरान, लेकिन उसके बाद फिर देखोगे कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश में कॉन्फ्लिक्ट उजागर हो गया। ममता बनर्जी को केंद्रीय नेता के रूप में पेश करने की पेशकश अखिलेश यादव की ओर से भी होती रहती है, शरद जी की ओर से भी होते रहती है, उद्धव जी की ओर से भी होते रहती है। तो इंडिया ब्लॉक इटसेल्फ इज अ टॉटरिंग फोर्स। दिल्ली के चुनाव से उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ जाएगा मुझे नहीं लगता, बल्कि मुझे एक उल्टी बात लगती है कि आम आदमी पार्टी के हारने के बाद इंडिया ब्लॉक के अंदर की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको और ज्यादा डर लगेगा और इस डर के मारे वो हो सकता है कि और बढ़िया से जेलिंग डेवलप करने की कोशिश करें। सर, बीजेपी के इस जीत के पीछे आप क्या बी टीम के रूप में कांग्रेस और एआईएम को देखते हैं? अरे, बी टीम के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना पड़ेगा। बी टीम हम उसे कहते हैं जो कि ए टीम से अंदर से मिली हुई हो, ए टीम से पेट्रोनाइज्ड होती हो, उसके द्वारा स्पॉन्सर की जाती हो। इतना बड़ा आरोप हम किसी पॉलिटिकल पार्टी पर लगा नहीं सकते। पहली बात तो यह है कि आज के डेट में बी टीम कह दिया जाता है उसको जो कि ऐसा पॉलिटिकल इलेक्शन फाइट करे जिससे कि ए टीम को फायदा होता है। ए टीम यदि बेनिफिशियरी हो रही है किसी सी टीम के कारण और नुकसान हो रहा है किसी बी टीम को, तो हम सी को एक बी टीम नहीं कह सकते। हां,
एक बात ये भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस को यदि हम बीजेपी की बी टीम कह देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को ही नहीं समझते। कांग्रेस वाले भी कई दफा किसी दूसरी पार्टी को बी टीम कह देते हैं। तो ये सब बेसिकली पॉलिटिक्स में लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश है। ये जो बाइनरी बेस्ड, पोलराइजेशन बेस्ड पॉलिटिक्स होता है ना, उसी के अंदर हम किसी एक को एक मूर्ति के तौर पे रखते हैं, जो मूर्ति किसी दुष्ट की मूर्ति है, और उस मूर्ति के विरोध में जितने लोग हैं उनको हम अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, और उसके विरोध के लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए कह देते हैं कि आपके पक्ष की बात करने वाले वो लोग बेसिकली आपके अपने नहीं है, वो उनके लोग हैं। सर, कांग्रेस ने जिस तरह से पूरा चुनाव लड़ा, आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उतरे, राहुल गांधी उतरे, प्रियंका गांधी उतरी, कांग्रेस ने मेहनत किया, पर दिल्ली की जनता ने उनकी झोली में एक सीट भी नहीं डाली। कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर क्या देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ी समस्या है कि वो बरसाती मेढक की तरह चुनाव के समय आते हैं। आज चुनाव खत्म हुआ ना, 2030 में जनता उनके साथ आएगी जो अभी लगातार 5 साल तक सड़कों पे रहेगा। कांग्रेस ने बतौर विपक्ष एजिटेशन के नाम पर क्या किया, कंस्ट्रक्टिव काम के नाम पर क्या किया, मास कैंपेन के नाम पर क्या किया, और कुछ समय तक कांग्रेस ने केजरीवाल के विरोध में मुहिम चलाया। उसके बाद में उसी केजरीवाल से इंडिया ब्लॉक के नाम पर लोकसभा के चुनाव में गठजोड़ कर लिया। कांग्रेस की जो चाहने वाले लोग हैं वो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि केजरीवाल को क्रिटिसाइज करना है कि केजरीवाल को नायक बोलना है। तो कांग्रेस एक कंफ्यूज्ड पार्टी की तरह दिल्ली की राजनीति कर रही है। इसी का नतीजा मिला। दिल्ली के परिणाम का आने वाले दिनों में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, जो आगे चुनाव होंगे, उस पर क्या असर पड़ेगा? दिल्ली की विधानसभा के बाद जो चुनाव आने वाले हैं, पर्टिकुलरली बिहार का चुनाव भी आप देखेंगे, तो आपको भी लगेगा कि जो पूर्वैया जमात है, जो दिल्ली में रहने वाली जमात है, उसको एक बैरोमीटर की तरह देखिएगा यदि, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक बात और भी समझने लायक है, वो ये कि केजरीवाल की हार एक तरफ से ये दिखाती है कि वहां की जो केजरीवाल की हार क्षेत्रीय पार्टियों को गठजोड़ के लिए आग्रही करेगी, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस फिर क्षेत्रीय पार्टियों को मनोबल देगी कि अरे आपके पास में तो मात्र 6% वोट आया, 6.5% वोट आया। तो असल बात यह है कि कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच के गठजोड़ के प्रश्न को ही इसका सबसे बड़ा मनन का मुद्दा माना जा सकता है। भाजपा की जीत से भाजपा का मनोबल तो बढ़ा हुआ है, और भाजपा के प्रति लोगों की उम्मीद भी बढ़ी हुई है। 2024 के सेटबैक के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो आप देखते हैं कि हरियाणा में या महाराष्ट्र में या दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में भाजपा की जीत हुई है, इससे 2024 का जो सेटबैक था उससे भाजपा निकलती नजर आती है। तो भाजपा तो अपने विनिंग ट्रैक पे जा रही है, लेकिन उसके विपक्ष में जो लोग हैं वो अपना मनोबल ही नहीं खो सकते हैं, बल्कि आपस की एकता भी खो सकते हैं। यदि वो एकता खो दिए तो उनकी संभावना खत्म समझिए। यदि उन्होंने एकता बना ली तो राजनीति की संभावनाएं जिंदा रहेगी। सर, दिल्ली के चुनाव में जो परिणाम आया है उसमें अब विपक्ष की भूमिका में कौन होगा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, जो कि जमीन मजबूत हो रही है? ये बहुत ही दूरदर्शी क्वेश्चन आपने पूछ दिया। मतलब देखिए, सीधी सीधी बात है, विधानसभा में तो कांग्रेस है ही नहीं, लेकिन विधानसभा में होना और विधानसभा क्षेत्र में होना बहुत अंतर की बात है। कांग्रेस के बारे में एक बात आपको बहुत अच्छी नजर आएगी यहां पर, वो ये कि कुछ समुदाय के लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में उम्मीद देखते हैं, लेकिन जीतने की उम्मीद नहीं देखने के नाते कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना कि मतलब मोहब्बत तो कांग्रेस से है, लेकिन शादी वो पार्टी किसी और से कर लेते हैं। वो बात आपको दलित समाज में भी नजर आने को है, ये बात आपको मुस्लिम समाज में भी नजर आने को है, ये बात आपको गरीब तबका के लोगों में भी नजर आने को है। लेकिन देखने लायक बात यह है कि केजरीवाल अपराजेय हैं, इसलिए केजरीवाल को वोट मिलता था। नंबर 2, केजरीवाल बतौर सरकार कुछ दे रहे थे, इसलिए उनको वोट मिलता था। जब केजरीवाल
के नैतिक इमेज का क्षरण हो चुका है, केजरीवाल की अपराजेयता खत्म हो चुकी है और केजरीवाल से जो डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल रहे थे वो खत्म हो जाएगा। उस स्थिति में दिल्ली में भाजपा के विपक्ष के रूप में जनता यदि एक दिन कांग्रेस को चुन ली तो फिर केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में पिछड़ जाएगी। कांग्रेस को 60% भी वोट नहीं मिला है तो आप इसका पूरा का पूरा अपयश कांग्रेस को नहीं दे सकते हैं। बेसिकली चुनाव में बाइपोलरिज्म चलता है। यदि कांग्रेस के जीतने की संभावना आपको दिख रही होती तो आज के डेट में पता चलता कांग्रेस फिर से 35% के आसपास वोट लेके आ जाती। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जिस दिन जमीन पे भाजपा के विपक्ष में कांग्रेस खड़ी हो जाएगी उस दिन आम आदमी पार्टी नंबर 3 पे चली जाएगी। आज सर प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को संबोधित किया और उसमें उन्होंने मिडिल क्लास को प्राथमिकता देने की बात कही, साथ साथ महिलाओं के लिए जो वादे किए हैं, नारी शक्ति को नमन किया। पर जो सबसे बड़ी बात कि यमुना मैया की जय और लगातार वो करते रहे, तो क्या आप दिल्ली की जनता यमुना को भी साफ सुथरी नहाने लायक, आचमन करने लायक देख पाएगी? क्या महिलाओं पर द्वारा किए जो महिलाओं से वादे किए गए हैं वो पूरा कर पाएगी सरकार? कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के अभिभाषण को? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है वो कई तरह की संभावनाओं की ओर संकेत करता है, लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि प्रधानमंत्री जी कई दफा बोल के नहीं किए हैं। कई दफा आपको लगेगा गंगा जी के बारे में उन्होंने यही बातें की थी, कहाँ गंगा जी हमारी साफ हो गई? तो जमुना जी साफ हो जाएंगी इस बात के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जहां तक नारी सशक्तिकरण की बात आती है तो नारी सशक्तिकरण की बात को लेकर आज के डेट में हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अब एक मंच पे आ चुकी हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि इलेक्शन में महिलाओं का जो वोट है वो निर्णायक हो जाता है। हरियाणा में भी ऐसा हुआ है, ये महाराष्ट्र में भी हुआ है, ये झारखंड में भी हुआ है, ये मध्य प्रदेश में भी हुआ है। तो अब इस विषय को लेकर इंडियन पॉलिटिकल पार्टियों के बीच का जो संघर्ष था वो खत्म हो चुका है। रही बात दिल्ली के लिए इनकी जीत की संभावना की बात, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के शासन के दौरान दिल्ली में ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की योजना की बड़ी भारी उपेक्षा हुई थी। वो उपेक्षा तो नहीं होगी। कम से कम दिल्ली के ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पिछली सरकार की तुलना में ये सरकार बेहतर काम करेगी, मैं ऐसा यकीन करता हूं। लेकिन जमुना जी की सफाई को लेकर मुझे लगता है कि ईश्वर करे कि ये हो, लेकिन मुझे भरोसा कम। सर, आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और हर कोई जानना चाहता है कि दिल्ली का सीएम अब कौन होगा? सीएम की रेस में कम से कम 7-8 बीजेपी के नेता शामिल हैं। इसमें परवेज साहिब सिंह वर्मा जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, सबसे धनी कैंडिडेट हैं सब, और केजरीवाल को हराने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता था उसको हराने वाले हैं, जाट चेहरा है। उसके बाद मनोज तिवारी का नाम आता है, पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। तीसरा नाम मनिंदर सिंह सिरसा का आता है जो पंजाबी सिख नेता हैं। स्मृति ईरानी की भी चर्चा चल रही है कि स्मृति ईरानी को बनाया जा सकता है। विजेंद्र गुप्ता भी नाम है उसमें, और सबसे बड़ा नाम मोहन सिंह बिष्ट का है जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं और 6ठी बार विधायक बने हैं। और एक अंतिम नाम आता है बीरेंद्र सचदेवा का जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे, यमुना में उतरे, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तमाम लड़ाइयां लड़ी, शराब घोटाले से लेकर तमाम घोटालों तक। क्या किसे मानते हैं? जिस तरीके का पैटर्न देखा गया है पिछले कई सारे भाजपा के राज्यों की जीत के बाद के चीफ मिनिस्टर के चयन को लेकर, उसमें एक बात मैं कहूंगा कि आप कितना लोकप्रिय हैं और आप कितनी बड़ी जीत लेकर आए हैं, ये सब निर्णायक नहीं होता है। अंत में वो होता है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, सुबह सुबह की बात है।